नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जैनियों के आचरण को 4 मुख्य कारणों की वजह से बहुत महत्ता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। कारण नंबर 1, जैनियों का आचरण अहिंसा मूलक होता है। आप ये चाहे तो लिख सकते हैं, आपके लिए भी ज्ञानवर्धक रहेगा। 4 मतलब आप कह सकते हैं 4 पिलर्स ऑफ जैनिज्म या जैन आचरण, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। पहला अहिंसा मूलक आचरण होता है, दूसरा सभ्यता मूलक होता है, तीसरा विवेक मूलक होता है और चौथा अरे यार एक मिनट, हाँ लिखा था, चौथा स्वास्थ्य मूलक होता है, राइट। 4 कहे मैंने, अहिंसा मूलक, एक सभ्यता मूलक, एक विवेक मूलक और एक स्वास्थ्य मूलक। अहिंसा मूलक की चर्चा अपन खूब कर चुके हैं, मांसाहार के संबंध में बात की अपन ने। सभ्यता मूलक के अंतर्गत आप ले सकते हैं जो अनुपसेव्य और अनिष्टकारक अभक्ष्य है। अनिष्टकारक भी ठीक है, वो स्वास्थ्यवर्धक में जाएगा, बराबर। अनुपसेव्य अभक्ष्य ये सभ्यता, अरे क्या हो गया, सभ्यता मूलक, बस उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दी। मतलब 4 बातें सुनी आपने वो? हाँ, वो 4 पॉइंट। ओके ठीक है। तो अहिंसात्मक बराबर, अहिंसा मूलक शैली में हमने मांस त्याग को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, प्लस हमने पशुओं को तकलीफ नहीं देना, देख देख करके चलना आदि कई सारी बातों के माध्यम, दिन में ही भोजन करना, इन सब बातों के माध्यम से अहिंसात्मक शैली को मुख्य किया। सभ्यता मूलक के बारे में ये कह रहा था कि अनुपसेव्य अभक्ष्य का त्याग ये सभ्यता मूलक में जाता है। ध्यान रखना, सभ्यता वह नहीं है जो लोक में आज मानी जाती है। टिप टॉप कपड़े पहनना, फॉर्मल्स में जाना, जैकेट टाई, जैकेट तो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, ब्लेजर, कोट, टाई, जूते, बेल्ट, सब वो पहन करके हीन आचरण करना सभ्यता ये नहीं कहलाती है। सभ्यता तो उसे कहते हैं सज्जनता या सही कार्य करना, सभ्यता तो उसे कहते हैं। हाँ, फॉरेन कल्चर को सभ्यता कहना ये एक प्रकार से हास्यास्पद लगता है। स्वास्थ्य मूलक कैसे? हमारा आचरण देखिए, हम ऐसी कुछ गलत चीज खाते ही नहीं है जिसको लेकर के हमें तकलीफ हो। अब जैसे द्विदल, आयुर्वेद शास्त्र में आपको क्लियर कट ये बात मिलेगी कि दाल और, हालांकि वहां पर दाल और दूध इस जोड़े का जिक्र करते हैं, परंतु दाल और दूध कहा है तो हम एक प्रकार से मान ही सकते हैं कि द्विदल का सेवन करना। तो वहां लिखते हैं कि दाल और दूध का अगर आप साथ में सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम होता है। ये मेरे पास लिखा हुआ आर्टिकल है, तो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो उसमें ये लिख कर के आया था। उसमें कई सारे बातें लिखी थी कि कभी भी नॉनवेज और दही का सेवन साथ में नहीं करना, और क्या, दालें या जितने भी वस्तुएं खाने की वस्तुएं होती है, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, उनको दुग्ध पदार्थों के साथ से, दुग्ध पदार्थ का मतलब घी मत लेना यहाँ पर, क्योंकि घी के साथ चल जाता है। दूध, दही, छाछ, मठा ये सब लेना, उनके साथ इनका सेवन नहीं करना। तो अगर आप सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम पड़ेगा। तो हमारा आचरण ही ऐसा है कि हमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। डॉक्टर्स आज कहते हैं कि रात्रि में आप भोजन करेंगे तो आपकी जो अन्न नलिका है उसके अंदर जो, क्या कहना चाहिए, कमल नाड़ होती है, वो कमल नाड़ बंद हो जाती है, संकुचित हो जाती है रात्रि होने के उपरांत, और बंद हो जाती है तो उसके अंदर जितना भी आहार डालेंगे, भोजन डालेंगे, वो वहीं पर सड़ा रहेगा, पास ऑन नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है दिन ढलने से पहले ही भोजन कर लिया जाए। अब वैसे ही हम रात्रि में भोजन करते हैं नहीं,
पानी भी पीते हैं नहीं, तो हो गया ना, जो डॉक्टर्स कहते हैं स्वास्थ्य के लिए कहते हैं वही हम कहते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो स्वास्थ्य के संबंध में आज वैद्य लोग, डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और हम तो वैसे ही सदियों से पालते आ रहे हैं। और चौथी बात कही थी मैंने, विवेक मूलक। विवेक मूलक मतलब, वैसे तो मैं खान पान संबंधी थोड़ी विशेष चर्चा कर रहा हूं, परंतु इसमें और बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य मूलक में एक और बात कहूंगा मैं। कई लोग कहते हैं कि कहते हैं इन द सेंस, आज यूएस में आप जाना या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाना, प्रश्न है मेरा, आपको वहां पर सर्वेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मिले भी तो उनकी कीमत लगभग, आज जो एक लाख 1.5 लाख भारत के रुपयों में अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपया एक काम वाली को देने पड़ते हैं। अब सोचो, इतनी हाई कॉस्ट होती है वहाँ पे, अफोर्ड नहीं कर सकता है कॉमन मैन वहाँ का, तो क्या किया जाए, वहाँ पे सर्वेंट्स रखते ही नहीं है। और जितने भी आप पाएंगे कि पीजी वगैरह के लिए स्कॉलरशिप वगैरह लेकर के वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप पाएंगे वे भी बराबर से खुद का खाना खुद बनाते हैं। मेरे सामने हजारों तो नहीं कह सकते, परंतु बहुत सारी घटनाएं हैं, और क्लियरली वे कहते हैं बाहर जाना है तो तुम्हें तुम्हारा करना होगा। हमारे एक साधर्मी है, उनकी लड़की, वो अब फिलहाल यूएस में स्वयं का बना करके खाती है। मैं पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक मैनेजर थे, वो मैम हमें कहते थे कि मेरी बेटी भी यूएस में पढ़ने गई है, बस वो अपना खुद बना करके खाती है। मेरे मामा जी, वो कभी कभार उनको बीच में यूरोप जाना पड़ता है, जर्मनी डेनमार्क जाना पड़ता है काम के लिए, तो वहाँ वे कहते हैं कोई सर्वेंट नहीं रहता है, हम अपना ही भोजन बना करके खाते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई बना करके नहीं देता है। कितनी सही बात है, मतलब एक कितनी अच्छी पद्धति है, और भारत में तो यही पद्धति अपनाई जाती है। आज ये प्रथा गलत चल पड़ी है कि घर पे काम वालियों को लगाओ। अरे स्वयं का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो रहा है, घर की सब झाड़ू सफाई करनी है। अब झाड़ू सफाई करने में लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर इसमें बुरा क्या लगना, अपने ही घर की गंदगी है, उसको साफ करने में लोगों को बहुत बहुत दिक्कत होती है। जापान में आप जाएंगे, वहां पर तो 5 और 6 साल के बच्चों को स्कूल के टॉयलेट को साफ करना सिखाया जाता है। क्यों? अरे वहां प्रचलन है, प्रचलन मतलब वहां की शिक्षा प्रणाली में ही, मतलब उसके नस नस में बैठ गया है कि बच्चों को सब काम स्वयं इंडिपेंडेंटली किए जाने चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए। स्वयं अपने बच्चे कर लेते हैं। जापान में कुछ और एक्सेप्टेड है वहां पे। आज यहाँ पर क्या हो गया, एक कचरा क्या उठाने को बोले बच्चे को, हो हल्ला हो जाता है, माता पिता आने लग जाते हैं, आप कचरा उठाने को बोलते हैं क्या, ये हमारा बच्चा ये करने आया क्या? नहीं, ये गलत पद्धति है। बच्चा जो कुछ भी करेगा, घर के छोटा सा छोटा काम भी क्यों ना हो, बच्चे ने करना चाहिए। बच्चा क्या, घर के हर एक सदस्य ने उसमें सहभाग लेना चाहिए। कोई खाना बनाता है, कोई झाड़ू फर्शी लगाता है, कोई अन्य काम करता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो सब मिल बांट करके करें, यही कितना अच्छा है। इसमें 2 फायदे होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका पैसा बचेगा। पॉइंट नंबर 2, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब जितने ज्यादा काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। फिर उसके लिए अलग से जिम ज्वाइन करो, उसका पैसा बचेगा, उसका समय बचेगा। जिम वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लोग जिम भी क्यों ज्वाइन करते हैं? आजकल तो जुनून छाया है कि कुछ एक पर्टिकुलर मस्कुलर बॉडी, टेनेशियस बॉडी दिखे। अब टेनेशियस का मतलब वो समझते हैं एकदम कट्स आए हो, बाइसेप्स दिखे, ट्राइसेप्स दिखे, और 6 पैक्स आए दिखे, ये ऐसा एक बॉडी दिखे ना, मतलब बस क्या कहना चाहिए, एक शोई बॉडी लोग चाहते हैं, उसके पीछे जिम ज्वाइन करते हैं। जिम के पीछे का प्रयोजन क्या था? स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहने के लिए तुम व्यायाम करो ना, और तुम घर में अलग से व्यायाम ना भी करो तो घर के जितने काम है, झाड़ू लगाना है और क्या कहते हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब काम में कितना व्यायाम अपने आप हो जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मूलक, ओके। और चौथा है विवेक मूलक। विवेक मूलक में हमारा आचरण ऐसा होता है कि जैनी लोग सबसे शरीफ माने जाते हैं। आप किसी भी कम्युनिटी में जाना और कम्युनिटी में जैनियों के बारे में चर्चा आए,
आप जरूर ये पाएंगे जैनियों की तारीफ ही होती हुई दिखेगी आपको। हाँ, एक आध दूसरा जन कोई होता है जो बुराइयां निकाल करके, एक्सेप्शन, अपवाद निकाल करके जैनियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, परंतु प्रायः आप पाएंगे कि जैनियों की चर्चा आती है तो वहां पर उनकी प्रशंसा ही देखने को मिलती है। और एक बात तो जरूर कहते हैं, जैन सबसे शरीफ अगर कोई होगा तो जैन होगा। शरीफी की हाइट, शराफत की हाइट ये जैनियों में पाई जाती है। क्यों? बहुत विवेकपूर्ण रहते हैं, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, ये विवेकपूर्ण ही तो बातें हैं। अच्छा, कभी शराब पी करके, मद्यधुंध होकर के, उन्मत्त होकर के बकवाद नहीं करेंगे, कभी हो हल्ला नहीं करेंगे, और जितना भी एकदम प्रेम पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक किया जाता है सब उस पूर्वक करेंगे। तो विवेकपूर्ण ही तो बातें होती है। अविवेक का कुछ भी कार्य करते हैं, अनाप शनाप रुपया पैसा उड़ाते नहीं हैं। हाँ, अब जैनी आजकल वो सब करने लग गए हैं। अनाप शनाप रुपया पैसा सबसे ज़्यादा अगर कोई उड़ाता है तो वर्तमान में जैन ही उड़ाते हैं। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। और हमें इसको अब इस इमेज को फिर से बनाने की कोशिश करनी होगी। आप पाएंगे, आपने वो सुना है ना, वो विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो डाला था कि वे कहते हैं पूरे भारत देश का जितना भी इनकम टैक्स जाता है उसमें से 25% इनकम टैक्स ऑन एन एवरेज जैन लोग भरते हैं। और जैन लोग पॉपुलेशन में कितने हैं? 0.04% कितना होता है? और बहुत कम जाना पड़ेगा। 50 लाख, 0.4% जो कुछ भी है, मतलब एक प्रकार से 50 लाख बचे हैं सिर्फ जैनी। और 50 कितने में? 140 करोड़ में। इतनी सी पॉपुलेशन देश के इतने ग्रोथ को चलाती है। मतलब एक प्रकार से देश जैनी लोग तो चलाते हैं। और आपको ये बात पता होगी नहीं होगी, जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में, गौतम अदानी, इवन ही इज अ जैन, वे भी जैन है। अब देख लेना। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपने कंपनी सुनी है क्या, राजेश एक्सपोर्ट्स? कितने जनों ने सुना है? सुनिए किसी ने? सोने चांदी में काम करते हैं वे, नहीं सुनी होगी। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के जो ओनर है, कौन है वह? राजेश मेहता, वे भी जैन हैं। और राजेश एक्सपोर्ट्स की बात कहूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर किसी का होगा तो राजेश एक्सपोर्ट्स का है। इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इतना बड़ा सोना गोल्ड में मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब विचार करना, जैनियों के हाथ में बहुत कुछ है। परंतु अफसोस ये है कि आज वो प्रतिमा धीरे धीरे ढलती हुई जा रही है। ज़रूरी है हमें उस प्रतिमा को फिर से ले आना है। विवेकपूर्ण में एक बात आती है, विवेक मूलक शैली में जैनी लोग शराब नहीं पीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैनी लोग शराब पीते नहीं पाए जाएंगे। क्यों साहब? अब शराब की आज चर्चा करनी है हमें। तो शराब, और ये जो जितना भी प्रकरण उठाया ना मैंने, ये मूलतः तो विवेक मूलक को लेकर के मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। मैंने कहा पूरा ही एक इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दें, फिर अपन मध्य नाम के 8 मूलगुण के एक मूलगुण के ऊपर चर्चा करेंगे, मध्य त्याग। ठीक है। वैसे जाते जाते एक और बात, कल अपन ने मांस त्याग के अंतर्गत मांस त्याग और अहिंसाणुव्रत, इनको अलग अलग क्यों बताया, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स लिखे थे टोटल? संख्या बस याद है। 7 पॉइंट लिखे थे। अब 8वां पॉइंट भी आप लिख लेना, वहां जगह हो ना हो आप अटैच करके 8वां पॉइंट लिख सकते हैं, एरो वगैरह करके लिख लेना। देखिए, अहिंसा में परिमाण संभव है, हिंसा में परिमाण संभव है। कैसे? देखो, त्रस में तो परिमाण की कोई बात ही नहीं, उसका तो पूर्णतया त्यागी हो गया है। परिमाण कहां पर संभव है? स्थावरों में। स्थावर की हिंसा में परिमाण हो सकता है। तो अब इससे ज्यादा श्रावक इनकी हत्या नहीं कर सकता है, इनकी हिंसा नहीं हो सकती स्थावरों में। ओके, प्रश्न है मेरा, मांस त्याग में ऐसा कोई परिमाण संभव है क्या? नहीं, वो तो कंप्लीट 100% ही उसका त्याग होना चाहिए।
ओके, बस ये एक और बिंदु होता है बाइफरकेट करके दिखाने के लिए कि अहिंसा हिंसा में थोड़ी बहुत भूमिका के अनुसार परिमाण या एक प्रकार से कहते हैं व्रत का एक देशपना अहिंसा में पाया जा सकता है। मांस त्याग में एक देशपना बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। मांस त्याग है तो 0 हो गया तो 100 होगा, ऐसी बीच वाली अवस्था वहां पर नहीं होती है। ओके, चलिए एक और बात थी वैसे ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आज मांस के बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी है, एक्सट्रीमली सॉरी, मद्य के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। एक और प्रश्न है, चलिए प्रश्न से ही चालू करता हूं। जब अहिंसा की बात उठाई ही गई है, अब फिर से अहिंसा और पहले अपन ने अहिंसा और मांस की चर्चा की ना, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया। अब प्रश्न है मेरा, अहिंसा और मद्य त्याग इनको क्यों अलग अलग किया? सोचेंगे तो पाएंगे। पहला तो ये परिमाण का ही। राइट, बहुत अच्छा, जो अभी अभी पॉइंट उठाया वो सेम पॉइंट आ जाएगा। और बोलिए। और वो कहीं कहीं पे वो भोलेनाथ को भांग चढ़ाते हैं, ये वो, तो वो वैदिक मत के हिसाब से भी होगा। राइट राइट, बहुत अच्छा। देखो हमारी माता जी कह रही है यहाँ पर 30 जीवों का घात होता है, तो फिर वो अहिंसा में कवर हो ही गया ना, अलग से मध्य त्याग क्यों लिखा? पॉइंट तो ये है। आपने जो अभी अभी कहा कि कोई सिर्फ उसको चढ़ाने के नाम पर भी उसका प्रयोग ना करे, जो भगवान आदि को चढ़ाते हैं, कोई कोई चढ़ाते हैं। अब ये तो जनरली सभी को पता ही है कि क्रिश्चियनिटी में जीसस के सामने शराब चढ़ाई जाती है। अरे पीके मूवी कितने जनों ने देखी है? जी भैया जी। अच्छा तो उसमें दिखाते क्या है जी, वो चर्च में जाता है, जो आमिर खान जब चर्च में जाता है तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, भगवान को तो वाइन चाहिए, वाइन, और वाइन के नाम पे वो शराब ही तो चढ़ाते हैं, बराबर वो लेके आता है नारियल, वो कहते हैं नारियल नहीं चलेगा, यहाँ पर शराब लानी पड़ेगी। मतलब इन जनरल वहाँ पर क्रिश्चियन गाइज ऑफर वाइन और अल्कोहल एज क्या कहना चाहिए, क्या क्या कहते हैं, अर्घ्य के रूप में, अर्घ्य ही कहना पड़ेगा, अर्घ्य के रूप में शराब चढ़ाते हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। आपने जैसे अभी कहा कि भोलेनाथ आदि को भांग चढ़ाई जाती है, ये भी गलत है। हमारी माता जी कह रही है कि कोई एक फलानी देवी होती है, उस देवी को भी शराब चढ़ाई जाती है। अब ना है कोई तो भी एक देवी, बट उस देवी के सामने भी शराब चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारे मंदिर में मिलता है, भैरवनाथ है, ये वो सब में सब जगह पे बहुत ऐसे दारू की बोतल भी चढ़ाई जाती है। हाँ, राइट राइट। तो ये तो बस मैंने उदाहरण दिए, प्रचलन में बहुत है। निष्कर्ष क्या है, चढ़ाने के नाम पर भी, अर्घ मतलब द्रव्य के नाम पर भी हम शराब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये एक बात बताना था। ओके, और बोलिए, 2 पॉइंट हो गए। होश नहीं रहता। क्या क्या? व्यक्ति को होश नहीं रहता बिल्कुल भी। ओके ओके, राइट, ये एक पॉइंट आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। परफेक्ट।
कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ वही, वो मस्त होगा तो अपना अपना नुकसान करता है, अपनी ही हिंसा करता है ऐसे। अच्छा, राइट। अच्छा, एक काम कीजिए, रत्नकर श्रावकाचार्य सभी के पास लीजिए, श्लोक नंबर 83 लीजिए, आपको पढ़ करके दिखाता हूँ और तुरंत अभी जो पॉइंट आया ना उसी की चर्चा है वहाँ पे। श्लोक नंबर 83, भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा है। 83 नहीं, सॉरी 84, एक्सट्रीमली सॉरी, 84 आ गए। पेज 138 है मेरे इसमें। पढ़ते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिरयते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते। कहते हैं त्रसहति परिहरणार्थम। त्रसहति मतलब त्रस जीवों का घात, मतलब एक प्रकार से हिंसा की बात कर रहे हैं। ओके, हति कह करके हिंसा, तो हिंसा का त्याग करने, परिहरणार्थम, उसका त्याग करने के लिए क्या करना? क्षौद्रम पिशितम, इनका त्याग। क्षौद्र मतलब होता है मधु, पिशित मतलब होता है मांस। तो हिंसा का त्याग करने के लिए मधु और मांस का त्याग करना। साहब शराब की क्या बात, शराब की बात आपने ली नहीं। सुनो, प्रमाद परिरतये मध्यम च वर्जनीय, और प्रमाद का त्याग करने के लिए क्या करना? मद्य का मतलब शराब। अब मद्य के करके मैं शराब ही नहीं लेना चाहता, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं या जिनमें मद्य का प्रयोग किया, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, वे सब वस्तुएं प्रमादोत्पादक है, उन्मत्तता लाती है, इसलिए उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, बस आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। वो उन्मत्त हो जाता है, उसको स्वयं का भी होश नहीं रहता है। होश क्यों नहीं रहता है? प्रमाद बहुत बढ़ जाता है। आप मद कहिए, शराब क्या करती है? अब फिलहाल के लिए अपन मद्य को शराब के रूप से ही जानेंगे। ओके, शराब करती क्या है? मादकता पैदा करती है। आप माद कहिए, प्रमाद कहिए, मत्त कहिए, उन्मत्त कहिए, सब एक अर्थवाची है। शराब के नशे में वो जीव स्वयं का नहीं रह जाता है। कहते हैं वो अपने स्वयं का आपा खो बैठता है। आपा खो बैठना मतलब क्या? ही लूजेस कॉन्शियसनेस, बराबर क्या? अपने पे कंट्रोल खो देता है। करेक्ट, अपने पे कंट्रोल खो देता है। वैसे डॉक्टर साहब आपको ये बात ख्याल में होगी कि जो शराब पीता है वो डायरेक्टली कहाँ पर अफेक्ट करता है? ब्रेन के कौन से पार्ट में अफेक्ट करता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम। आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ, मेरे को भी एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली वो यू आर आउट ऑफ योरसेल्फ। करेक्ट, तो मोटर फंक्शन डैमेज मतलब ये हो जाता है ना। करेक्ट, ये बोलने का स्टाइल वो सब स्लरिंग हो जाता है, मतलब मोटर फंक्शन जो होते हैं वो डैमेज हो जाता है। सब डैमेज मतलब रिवर्सिबल डैमेज। बराबर, तो ब्रेन के ऊपर भी वो डैमेज करता है, बायोलॉजी में मानता है आज। मद्य पेयों की कोई कीमत नहीं करता है। लिटरली पंडित सचिन जी एक घटना सुनाते हैं। हाँ, वे जब कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे तब की घटना है। वे कहते हैं कि वहाँ एक प्रोफेसर था। वो प्रोफेसर दिन रात शराब में आकंठ डूबा रहता था, बस शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। और हालत ऐसी हो गई थी, अब लिवर 99% फेल हो गया था, बचने के बहुत कम चांसेस है। डॉक्टर ने कहा अब भी हाल शराब छोड़ दो, वरना कुछ गारंटी मतलब कभी भी टपक लोगे, यहाँ से कभी भी निकल सकते हो। और ये उसको ही नहीं, उस प्रोफेसर को ही नहीं, उस प्रोफेसर की बीवी को भी बताया, सुनो
ये अब इसको संभालो, वरना कब आप विधवा हो जाओ, कब आप अपना सुहाग खो बैठो, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। इनको संभालिए। फिर भी सुधरे नहीं। उनकी पत्नी स्टाफ रूम में, मतलब प्रोफेसर का जो स्टाफ रूम होता है, स्टाफ रूम में जा करके हो हल्ला करके आती थी, अरे इनको कोई समझाओ सुनाओ, ये शराब पीते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, शराब पीने को नहीं कहा है, फिर भी ये पीते हैं, अगर ये पिएंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, ऐसा कहा। और सुनने वाला कौन होता है? शराबी किसकी क्या सुनता है? वो तो स्वयं की नहीं सुनता है, औरों की कहाँ कुछ सुनेगा जी। और नतीजा जो होना था सो ही हुआ। 4 ही दिन बाद जब वॉर्न किया गया था, उसके 4 ही दिन बाद वो क्या कहते हैं, कॉलेज में ही कोलैप्स्ड, ही डाइड एट द वेरी मोमेंट। और लिटरली उनकी बॉडी घसीटते घसीटते बाहर लेकर गई थी, लिटरली घसीटते घसीटते लेकर गए थे। नाउ यू कैन इमेजिन कैसी हालत हुई होगी और उस पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, विचार करना। तो शराब ये सबका नाश करने वाली होती है। शराब एक ऐसी जगह है जहाँ, मतलब शराब या शराब खाना, मदिरालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर धर्म, मजहब या क्या कहते हैं, उच्च नीच का कोई कुछ भेद नहीं करता है। अब उसको क्या कहना चाहिए, मैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ। हाँ, शराब खाने में कोई ये नहीं देखता है कि अरे ये तो अभी किसी एकदम नीच जाति के व्यक्ति ने इसमें शराब पी है और उसी ग्लास में बिना धोए मैं भी एक उच्च कुल का व्यक्ति हूँ, मैं भी शराब पी रहा हूँ, ये किसी को कुछ भान नहीं रहता है। शराब इतनी खराब होती है। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? हु इज ही? बराबर। उन्होंने मधुशाला नाम की एक कविता लिखी है। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मधुशाला ये जो कविता उन्होंने लिखी है, ये उन्होंने उस समय में जब लिखी थी, उसका क्या कहना चाहिए, उद्देश्य ये था कि सामाजिक जो भेदभाव है वो मिटाने के लिए उन्होंने शराब की एक उदाहरण दे करके आपसी भेदभाव को मिटाने की एक कोशिश की थी वहाँ पर। और ये पूरा व्यंग्यात्मक है, जो कुछ भी बात कही जाती है वो व्यंग्यात्मक कही गई। खैर, मुझे तो व्यंग्यात्मक बात के ऊपर नहीं ले जाना है, मुझे तो आपको सच्चाई बतानी है कि होता क्या है, ठीक है। उन्हीं छंदों के माध्यम से मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। ये उनकी मधुशाला कविता में से कुछ 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप आनंद कीजिए। बहुत मज़ेदार है, मैंने तो इसको लिटरली याद कर लिया है और आनंद आता है, ये छंद को गुनगुनाने में आनंद आता है, मतलब इसमें से भाव भी बहुत बड़ा है। पढ़ता हूँ मैं। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ मैं पढ़ करके दिखाऊं, गलत ना हो जाऊं। हाँ, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। अच्छा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक खूब विशेषता है, इन्होंने जो मधुशाला कविता लिखी है ना, इनकी जो रूबियाँ हैं, ये जो छंद इन्होंने लिखे हैं इनको रूबियाँ कहते हैं, ओके। तो जो रूबियाँ लिखी हैं इन्होंने, इसमें हर रूबिये का अंत उन्होंने मधुशाला इस शब्द से किया है। आप इस पूरी कविता में पाएंगे मधुशाला, ये तो हर छंद में आया ही आया है। मधुशाला, रुबाई बोलते हैं, रुबाई या हाँ, जो कुछ भी है, मैं थोड़ा सा स्खलन, हाँ करेक्ट। तो रुबाइयाँ, राइट, रुबाइयाँ। तो उसमें हर रुबाई में उन्होंने लगभग मदिरालय, मधुशाला, साकी, प्याला, मदिरा, इन शब्द का प्रयोग किया ही किया है।
और उसमें से वे एक संदेशा पहुंचाना चाहते थे, परंतु यहाँ पर हम अलग प्रकार से अर्थ निकालना चाह रहे हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। अच्छा चलिए आप अर्थ बताइए, आपको भी आनंद आएगा। एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि मतलब मंदिरालय में सब इक्वल हो जाते हैं। नहीं, सुनिए, आपकी बात सही है, मैं लाइन बाय लाइन अर्थ चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा लाइन। हाँ, मैं लाइन बताता हूँ, आप अर्थ बताने की कोशिश कीजिए। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मतलब ड्रिंक एक ही है और दो कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम। करेक्ट, कम्युनिटी वाइज देखें तो एक मुस्लिम है एक हिंदू है, ओके, परंतु हाँ, मंदिरालय में जाने के बाद प्याला क्या कहते हैं, शराब पैग कुछ भी कहिए, वो तो एक ही होती है उनकी। एक मगर उनका मंदिरालय, एक मगर उनकी हाला। मतलब क्या है? मतलब कॉमन प्लेस हो गया, और जो सर्व करता है या करती है वो भी सेम है। राइट, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, ऐसा? हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब अलग अलग रहते हैं तो मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। करेक्ट। जब आपसी बैर विरोध होता है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं मंदिर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और मैं हिंदू हूँ, मैं काय को मस्जिद में जाऊँ, मैं काय को दरगाह में जाऊँ, चद्दर चढ़ाऊँ, मैं क्यों ऐसे काम करूँ, ऐसा हिंदू कहेगा। तो हाँ, आपसी बैर विरोध एकदम एट इट्स पीक। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये मंदिर मस्जिद को लेकर के आपसी बैर बना रहता है। एक शराब खाने में जाकर के देखो, बस उसी गिलास में पीते पाए जाते हैं। कहने का निष्कर्ष यह है कि जात पात सब आदमी भूल जाता है, उच्च नीच का भेद भूल जाता है, और यहाँ पर कहने का निष्कर्ष यह है कि विवेक अविवेक खो बैठता है। तो जो वस्तु हमारा विवेक खो दे, ऐसी वस्तु कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं? इसलिए अहिंसा, अपना मूल प्रश्न क्या चल रहा है, अहिंसा और मद्य को अलग अलग क्यों किया? तो ये एक मुख्य कारण है। अहिंसा में हाँ माना, हिंसा करने में भी व्यक्ति विवेक खो बैठता है, परंतु शराब पीने वाला विशेष अविवेकी पाया जाता है, अविवेक की हाइट उसकी पाई जाती है, बराबर। अच्छा, कम हिंसा करने वाला जो श्रावक होता है, वो तो विवेकी कहा जा सकता है, परंतु शराब पीने वाला तो कभी भी विवेकी कहा नहीं जा सकता है। इट इज 110% श्योर, बराबर। इसमें बहुत सारे और छंद है, और अब पढ़ने निकलेंगे तो बहुत आएंगे। मैंने एक और मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, ये जो लोग ये कहते हैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेस बस्टर। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब दिन भर इतना स्ट्रेस में रहते हैं, थकान हो जाती है, सो वी आर रिलैक्सिंग। करेक्ट, देते हैं लोग। बहुत अच्छा। बाय दैट टाइम दे आर, उनको होश आता है, तब तक वो एडिक्शन में टर्न हो जाता है। हाँ, राइट। और कोई डिस्कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। कोई हार्ट के लिए बोलते हैं अच्छा होता है। किसके लिए? हार्ट। अरे आता है ना, मेरे मौसा जी है, हाँ। वो रोज थोड़ा पैक लेते हैं, उससे हार्ट अच्छा, बाईपास का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। लिमिट। कुछ लोग बोलते हैं कि खांसी में भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए तो खांसी ठीक हो जाएगी। अरे कफ सिरप क्या है? कफ सिरप इज नथिंग बट अल्कोहल। कोली होता है उसमें सम पार्ट। हाँ, लिटरली कहते हैं इट इज अल्कोहल। तो दवाई के नाम पर लिटरली लोग शराब ही पीते हैं। ऐसे तो जितने भी प्रिजर्वेटिव्स है ना, वो है तो शराबी, जैसे विनेगर है, तो वो जैसे सॉसेज वगैरह में आते हैं, तो वो सब है तो वही ना।
राइट, आपने एकदम पते की बात कही है। आज क्या बात है, आज सब फॉर्म में धमाधम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में एक और इंटरेस्टिंग में, कई स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल का, हाँ। सो एडिक्टेड, जो स्पिरिट होती है ना क्लीनिंग के लिए, वुंड एंड ऑल दैट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट राइट, दे टेक दैट, हाँ यस, मतलब रॉ टाइप का इतना एडिक्शन होता है उनको। है, हो जाता है। यानी 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 क्या कहते हैं जो ओरल लेते जिससे अपन साफ करते हैं ना वुंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड अल्कोहल यूज करते हैं ना हॉस्पिटल्स में, हाँ, तो वो लेते ओरल बोलते हैं जिसको स्पिरिट बोलते हैं ना, सफाई के लिए, मतलब बॉडी के जैसे इंजेक्शन आने से पहले स्पिरिट सॉब लगाते नहीं क्लीनिंग के लिए, हाँ, स्किन क्लीन करने के लिए, जिससे इन्फेक्शन। तो जो स्टाफ होता है, कई लोग एडिक्टेड होते हैं, वो पूरा का पूरा बॉटल ले जाते हैं उसकी, दे ड्रिंक हॉस्पिटल में। ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब मतलब एडिक्शन हो जाता है ना, मेरे मतलब वो रह नहीं सकते उसके बिना, हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। ये इंटरेस्टिंग था। ये लोग तो नॉर्मली तब होते हैं, नॉर्मल तब होते हैं जब वो उनके अंदर जाती है, ऐसा हाल है लोग। हाँ, सही है, मतलब वास्तविकता का भान बिल्कुल भी नहीं रहता है सामने वाले को। मैं किसके साथ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। अरे तत्वार सूत्र में तो एक सूत्र ही लिख दिया, क्या, पहले अध्याय का 32वां सूत्र, सदसतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। अज्ञानी कैसा होता है, सद असत का कुछ विवेक नहीं होता और उन्मत्त की भांति यहाँ वहाँ बस घूमते रहता है। सत असत का कुछ विवेक नहीं होता है। तो घटना मैंने एक व्यंगात्मक एक कथा सुनाई जाती है, शराब बंदी के, मतलब शराब बंदी के क्या कहते हैं, प्रवर्तन में, समर्थन में, सॉरी। कहते हैं एक राजा था, राजा का, ये मैंने आपको भी सुनाया था, राजा का जुलूस जा रहा है, ओके, राजा का जुलूस जा रहा है, एकदम सदल बल निकल रहा है, क्या कहते हैं ना, विजय फेरी निकलती, क्या होता है वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा है, विजयी रथ निकालते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो वैसा निकल रहा था। और बीच में ही एक शराबी आकर के रुक गया। उसने बोला, रुको, ए राजा, रुक। राजा, हाथी कितने में बेचेगा? हाँ, अब ये तो मैं आपको थोड़ा सा टोन में बोल करके दिखा रहा हूँ। ये मत समझना मुझे चढ़ी हुई है। मैं तो नॉर्मल सेंसेस पर हूँ जी, वरना अभी ये ढंग से नहीं बोल पाता। तो अब ये सुनकर के शराबी ने क्या कहा, ए राजा, हाथी बेचेगा? ये सुनकर के सबके पारे चढ़ गए, सेनापति, मंत्री, पुरोहित, सबके पास तलवारें थी, निकाली तलवार, म्यान में से तलवार निकाली और हुए गर्दन छाटने को हुए। जिनके पास धनुष बाण थे उन्होंने बाण चढ़ा दिया। राजा ने बोला, रुको इसको जाने दो, उसको बाजू में किया और वो कंटिन्यू कर गए, ओके। द नेक्स्ट डे राजा ने पूछा कि मतलब कहा, मंत्रियों, सेनापति, पुरोहित, उस कल के व्यक्ति को दरबार में हाजिर किया जाए। मंत्रियों ने पूछा, कैसे, जिंदा या मरा? राजा कहते, भले आदमी, जिंदा लेकर के आओ, मैं मारने को नहीं कह रहा हूँ तुम्हें, लेकर के आओ। सामने आया, कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसे याद किया इस गुलाम को, इस पामर को कैसे याद किया? अरे तुम हाथी खरीदोगे मेरा? कितने में हाथी खरीदना चाहोगे? साहब हाथी? साहब मेरे यहाँ पे आप भी के भोजन का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, आप मुझे हाथी खरीदने की कह रहे हैं? यहाँ से मेरी पत्नी नहीं पली जा रही है, मैं हाथी कहाँ से पालूंगा? अरे कल तो तुम कह रहे थे मैं हाथी खरीदूंगा। कल? अच्छा कल। अरे राजा, राजन, वो तो मैं नहीं, आगे बात को पूरा कीजिए, वो तो मैं नहीं, मेरी शराब बोल रही। राइट, मेरी शराब बोल रही थी। मतलब शराब या आदमी से सब कुछ बुलवाती है। फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड देन वाइन ड्रिंक्स मैन।
व्हाट डू यू मीन बाय वाइन ड्रिंक्स मैन? शराब आदमी को खत्म कर वो आदमी को पूरा पैसे बर्बाद कर देती है। बराबर, बर्बाद कर देती है मतलब उसका पूरा विवेक पी लेती है। जो भी विवेक उसके प्याले में भरा था वो पूरा विवेक वो शराब पी लेती है, विवेक कुछ भी नहीं रखती है उसके पास। बहुत बहुत खराब हालत होती है। अरे इसमें और चाहे, अरे इतिहास लगा लेना पूरा अभी यहाँ से। कहाँ से? नेमिनाथ भगवान से। शराबबंदी हुई थी या नहीं हुई थी? और द्वारिका नगरी किसकी वजह से जली थी? शराब से। उन्हीं की वजह से बोला गया है। अरे बाबा अच्छा, मुनि को क्यों गुस्सा आया? उसमें क्या निमित्त था? शराबियों ने उठाया था ना। बराबर, शराबियों ने सब उकसाया था। अरे यादवों को पता था कि शराब नहीं पीनी है, इसलिए तो 12 साल पहले पूरी डंपिंग करवाई गई थी। फेंक दो जंगलों में, नहीं चाहिए हमें शराब, जिसके निमित्त से ये द्वारिका नगरी जल जाए। नो, बंदी करवा दो। द्वारिका नगरी मतलब कहाँ? सौराष्ट्र। और अभी पूरे देश में शराबबंदी कहाँ पर पाई जाती है? सौराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में। तो हाँ, इतिहास साक्षी है इसके लिए। शराब ने कितना कुछ नुकसान करा है। पूरी 9/12 योजन की द्वारिका, अरे कितनी समृद्ध नगरी होगी वो। विचार करना, 9/12 योजन। किसे कहते हैं 9/12 योजन? हाँ। और प्रमाण योजन की बात, छोटा सा भी योजन लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है जी। एकदम और सोने की नगरी थी, सोने की, प्योर गोल्ड की। कुछ गंज नहीं लगा, जंग नहीं लगी, कुछ नहीं, एकदम सुंदर आलीशान नगरी। वो रातों रात शराब की वजह से खराब हो सकती है, बंद हो सकती है, जल के खाक हो सकती है। और सिर्फ स्वयं नहीं जली, नगरवासियों को भी जला करके ले गई। इतनी बुरी होती है वो शराब। तो शराब का नशा बहुत 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 बुरा होता है। ये साने गुरुजी एक लेखक होकर, हाँ जी, राजस्थान में तो वसुंधरा राजे है ना, उसने बहुत दुकानें खोल दी, जगह गली गली में बहुत दुकानें खोल दी। अच्छा एक्चुअली में गवर्नमेंट के लिए इससे बिग रेवेन्यू, परफेक्ट। और इसके लिए मतलब इसके समर्थन में इवन एमपी में भी यही सीन है। वो उमा है एक जो एक्स सीएम रह चुकी है, उन्होंने जाके दुकान में तोड़फोड़ की। वो हमारे जो एक्स पहले जो थे सीएम, उन्होंने कहा कि ये सदियों से चली आई है और ये बंद नहीं हो सकती, ये चलता रहेगा। बराबर, बहुत मुश्किल है इसमें। हाँ, इनफैक्ट आपके सभी के पॉइंट्स परफेक्टली वैलिड है। जानते हैं आज़ादी के काल में इसके ऊपर एक मीटिंग बैठी थी, शराब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह बंद करवा दो या क्या करो। इसके ऊपर एक मीटिंग बैठी थी, गांधी जी समेत सभी जन थे वहाँ पर। तो एक मुख से पहले तो यही कहा गया कि शराब तो समूल उखाड़ देनी चाहिए, शराब का नामो निशान यहाँ। क्यों? ये शराब का कंसेप्ट कौन लेकर के आया है? बीच में थोड़ा सा काल नॉर्मल था, बाद में फिर जब मुगल राजा आए, वे सब शराब का कंसेप्ट लेकर के आए। अंग्रेज आए, वो तो लिटरली वो तो शराबी ही होते हैं। आप बहुत मुश्किल से एक आध अंग्रेज ऐसा ढूंढ पाएंगे जो शराबी ना हो, बहुत मुश्किल से। तो अच्छा, शराबी ना हो तो नॉनवेज खाता है, नॉनवेज खाता मतलब एक कुछ तो करता ही पाया जाएगा। अंग्रेज या वेस्टर्न कल्चर एक साथ करते हैं, तीनों एक्टिविटी एक साथ करते हैं। हाँ, तीनों एक्टिविटी, नॉनवेज एंड स्मोकिंग, सब एक साथ होता है। I don't know why do they do all things together. हंटिंग भी करते हैं वो, क्या? हंटिंग, शिकार। हाँ, अरे फॉरेन में बहुत चलता है, अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा होता है हंटिंग वगैरह। अफ्रीकन या जहाँ पर क्या कहना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है ना, वहाँ पर हंटिंग बहुत होता है, सब करते हैं लोग। वेस्टर्न कल्चर पूरा खतरनाक है, एक्सट्रीमली खतरनाक।
और जितना हम उसके चंगुल में फंसते जाएंगे उतना ही हम अपनी संस्कृति को और धोखे में डाल रहे हैं। भारत अब भले ही 75 साल की आज़ादी को भोग रहा है, परंतु वो ये नहीं समझ रहा है 75 साल से कई ज़्यादा गुना हम पराधीन और होते जा रहे हैं। इस पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल में हम बहुत बहुत फंसते जा रहे हैं। ये कौन था वो, कोई तो भी एक ये था, वायसरॉय था, उसने एक प्रतिज्ञा की थी, भारत भले ही आज़ादी को प्राप्त कर लेगा परंतु यहाँ के हर एक व्यक्ति को मैं अंग्रेज़ बना करके छोड़ूंगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश क्या कहना चाहिए, उसका सिटीजनशिप यूके का हो या अन्य किसी कंट्री का हो, ज़रूरी नहीं है। तो मैं उसको दिलो दिमाग से उसको अंग्रेज़ बना दूंगा, मतलब अंग्रेज़ी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति पूरी उसमें भर दूंगा। और आज क्या हो रहा है, पूरी पाश्चात्य संस्कृति तो चल रही है यहाँ पर, बहुत विचारणीय बात है। मैं तो एक बात और कह रहा था कि उस समय में, आज़ादी के समय में ही एक मीटिंग बैठी थी, शराब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये कहा कि समूल ना उखाड़ देनी चाहिए, नहीं चाहिए हमारे देश में शराब। पर बाद में किसी ने कहा यार एक काम करो, शराब देखो कोई पीने वाला है नहीं, इतनी बात पक्की, ओके, परंतु इनकेस कोई आए तो एक काम करो ना, उसके ऊपर दुगना तिगुना टैक्स वैट लगा दो, ड्यूटी उतने ज़्यादा लगा दो, लोग खरीदेंगे। अच्छा आज मैं आपको कहूँ आम क्या भाव चल रहे हैं, 400 रुपये डजन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 400 रुपये दर्जन चल रहे हैं। मैं कह दूं कि ये 400 रुपये डजन वर्तमान में 1200 और 1500 रुपये दर्जन हो जाए, आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? 100 रुपये का आम, 125 रुपये का आम आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? मात्रा कम हो जाएगी। अच्छा मतलब आप खरीदेंगे। थोड़ा बहुत आपको लगता है आपको खरीद लेगा। इन जनरल, अब आपके उदाहरण को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, वरना मेरा सिद्धांत कोलैप्स हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी चीज़ दुगनी तिगुनी रेट वाली हो जाए तो उसको प्रायः कोई नहीं खरीदेगा, ओके। तो शराब में भी ऐसे ही लगा दो, ड्यूटी दुगनी तिगुनी लगा दो, कोई खरीदेगा ना, खरीदेगा भी तो अपन को रेवेन्यू मिलेगा। हुआ इसका, और इस बात के ऊपर सभी ने एक मत किया, सैंक्शन, अप्रूव, गो अहेड। उसका नतीजा निकला पूरा उल्टा। आज ड्यूटी इतनी ज़्यादा है फिर भी 2 घुट पिला दे साथिया। लोग कहते हैं 2 घुट, कम से कम 2 घुट पिला दे साथिया, ये एक गाना है। मैंने हमारे एक ट्यूटर हैं उनसे सुना था, 2 घुट पिला दे साथिया, कम से कम 2 घुट तो पिला दो यार। इसमें कैसे है, वो देसी दारू पे इतना रिवेन्यू नहीं है ना, तो वो तो बहुत चलती है। क्या वाइन वगैरह है उसमें, जो देसी है, देसी दारू वगैरह, हाँ, वो तो बहुत कम रेट में मिल जाती है। वो घर में बना लेते हैं लोग। हाँ, लोग घर में बना लेते हैं, बट मुझे कहने का तात्पर्य है कि ये जितने भी बेवरेजेस हैं, ड्यूटी उनके ऊपर बहुत हाई है, बहुत हाई है। आप विदेशी देखेंगे उसके ऊपर बहुत ड्यूटी हाई है। में जब आप ये देखते हैं ना, तो मुझे कहीं से इंडिया doesn't appear to be poor, they are very rich, they can pay any amount for all these things। शराब को देख करके तो सच में लगता है शराब के लिए 100 रुपए तो कहीं पे भी। अरे इतनी भीड़ रहती है, you go in any shop, every street is full of these people। एग्जैक्टली, लॉकडाउन में भी क्या हालत हुई थी, स्टेटस का ये सिंबल हो गया है, ये सब हो गया है, लिटरली हो गया है। अरे लॉकडाउन में भी क्या हालत हुई थी, एक दिन वो शराब की दुकान क्या खुली, अरे शराब की दुकान खुलने से पहले लोग किलोमीटरों की लाइन लगा करके बैठे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो तो कहता है कि हमारे 2-3 दुकान बाजू में एक शराब वाले की दुकान है और उसकी कपड़े की दुकान है। वो कहता है लोग शराब के लिए इतने पागल थे, शराब वाले की दुकान से लेकर के चौक तक
सब शराबी एक लाइन में रुके हैं, उस शराबियों की वजह से हमारी दुकान है या नहीं यही दिख नहीं रही थी, हमारी दुकान दिख ही नहीं रही थी। आए थे भैया जी, पूरे वीडियोस आए थे लाइन के। मतलब इतनी खराब हालत है, शराबी शराब के बिना जी नहीं सकता है, बहुत बहुत खराब हालत है। और कोई भले ही कोई क्या कहना चाहिए, असल बेवड़ा ना हो मैं लिटरली एकदम स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, असल बेवड़ा ना भी हो, पेग के नाम पर तो कोई ले ही लेता है, लिटरली ले लेता है। और बड़े लोग तो छोड़िए, मैं तो ये देखता हूँ कि मेरी हम उम्र के बच्चे ये भी ले लेते हैं, वो तो लिटरली डिस्कस करते हैं, अच्छा ये नॉनवेज खा, यंग जनरेशन तो पूरी डूबी हुई है, मुंबई में तो पूरी डूबी हुई है। मतलब हमें स्वयं को, अपने परिवार वालों की इससे बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है उनका और हमारा फ्रेंड सर्कल भी उस हिसाब से एकदम अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल ही वैसा होगा तो किसी ना किसी प्रकार से वे एक बार तो चख लेना यार, चखने में क्या जाता है, टेस्ट करने में क्या जाता है, इसके नाम पर वो लत लग जाती है। इसलिए हमारा फ्रेंड सर्कल भी इस मामले में बहुत अच्छा, फ्रेंड सर्कल हो भी तो कम से कम उस मामले में फिर हम दृढ़ होने चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, पीते हैं, हाँ लिटरली पीते हैं, तो अब दोस्त हैं बट हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, अपन उनके घर की क्या, उनके बॉटल की पानी की एक बूंद नहीं लेने वाले हैं। जब अपन को इतने ऊपर विश्वास है तो बातचीत के ऊपर तो ठीक है, ज़्यादा उनके साथ संपर्क नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ क्या प्रकरण चल रहा है, विवेक खो बैठता है, और इसके लिए अहिंसा और मद्य को अलग अलग करके दिखाना बहुत 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 ज़रूरी समझा। चलिए अब तो अपन थोड़ा सा मद्य त्याग संबंधी कुछ अतिचारों की चर्चा करेंगे। खूब चर्चा कर ली, अब देखिए ये प्रकरण ऐसा है, इसके ऊपर घंटों चर्चा की जाए ये कम पड़ेगा। ये शराब नशा निर्मूलन आदि के जितने भी केंद्र हैं, ये कितना ज़्यादा बहुत टाइम ले लेते हैं, एक महीना 2 महीने के कोर्सेस रहते हैं इनके, और तब जाकर के कैसे तो भी शराब छूट जाती है, विशेष बात है। वैसे मैं एक घटना सुना रहा था, ये महाराष्ट्र में एक लेखक होकर के गए, पांडुरंग सदाशिव साने, प्यार से उनको साने गुरुजी कहते हैं, तो किसी ने अगर नाम सुना होगा तो उन्होंने एक क्या कहना चाहिए, शराबबंदी के विरुद्ध उन्होंने एक छोटे छोटे स्टोरीज़ की एक सीरीज़ निकाली थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने एक कथा लिखी थी। कथा का नाम है, कथा का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु गांव जहाँ की स्टोरी है, आनंद नाम का गांव है। तो उसमें कहते हैं वहाँ एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, और सिर्फ धनवान होने से काम नहीं था, वो तो बहुत मदद वाला भी था, हर एक व्यक्ति को मदद करता था। और जब भी ऐसे पहले तो टांगे आदि चलते थे, तो जब भी वो टांगे आदि से गुजरता था, लोग उस दुतरफा उसके रास्ते पे खड़े रहते थे, और वो सबके ऊपर ऐसे नोटे बरसाता था, इतना पैसा था, और सबके ऊपर सबको दान देता था, सबकी मदद करता था, बहुत अच्छा था। मतलब विचार करना, मदद के रूप में रास्ते से नोटे उड़ाते जाता था, इतना अच्छा व्यक्ति था। एक बार शराब के चंगुल में फंस गया, किसी ने बस मीटिंग के बहाने उसको बुलाया और कहा कि पी के देखो, पी के देखी, अल्टीमेटली लत लग गई। तो 1 ही 2 महीने में शराब में उसने इतना पैसा खर्च कर दिया कि गरीब, सबसे जो गरीब भिखारी था उससे भी गरीब हालत इसकी होगी, इतना कर्जदार हो गया वो। सब कुछ बेच बाच करके उसके बच्चे, घर परिवार वाले सब रास्ते पे आ गए, उसकी सारी कंपनियां डूब गई, इतनी खराब हालत उसने शराब में उड़ाई। बहुत बहुत खराब है, शराब की लत बहुत खराब है, नहीं ही लगनी चाहिए। अरे एक बार, मैं सच में कह रहा हूँ, एक बार मांस आहार छूट जाता है, परंतु शराब की लत छूटना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लिटरली डिफिकल्ट। और विदेश में आप पाएंगे लोग नॉनवेज छोड़ देंगे, शराब नहीं छोड़ते।
शराब नहीं छोड़ते हैं, बहुत खराब हालत है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मांसाहार अच्छा है ना, मैं मद्य सेवन या मद्यपाइयों की क्या बेकार हालत होती है मैं ये कह रहा हूँ। और तो आप पाते हैं कि मद्यपेयी की कोई कीमत नहीं करता है। स्लैंग लैंग्वेज में तो मजाक में ये भी कहा जाता है, कोई अगर ढंग से बात नहीं कर रहा होगा तो क्या कहते हैं, पी के आया है क्या, नशे में क्यों बात कर रहा है। आजकल तो और बहुत कुछ बोलते हैं, गांजा मार के आया है और फूक के आया है क्या। वो कौन है वो फाइनेंस विचरण, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, ए फूक के आया है क्या बे, फूक के आया है क्या बे, मतलब क्या वो कहना चाह रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है क्या। नशे में आदमी कुछ भी बोलेगा वो होश हवास में नहीं बोलता है, इतनी बात समझनी चाहिए। अब इसके मद्य त्याग संबंधी कुछ अतिचारों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जितनी भी दवाइयाँ हैं, आ गई फिर से वो बात आ गई, जितनी भी दवाइयाँ हैं बाजार की दवाइयाँ, उसमें अल्कोहल बेस और क्या कहना चाहिए नॉन वेजिटेरियन बेस पाया ही पाया जाता है। आप हाँ कहे ना कहे उसके ऊपर ग्रीन का सिंबल लिखा होता है नहीं लिखा होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप पाएंगे कि उसमें किसी ना किसी प्रकार का शराब, अल्कोहल स्पिरिट यूज किया ही जाता है। ओके, तो होम्योपैथी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जो बाजार में मिलती हैं उनका भी सेवन नहीं होना। और बताता हूँ मैं, नशीले, अब ये तो दवाइयाँ हो गई। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों की ज़रा लिस्ट बताना। अरे किसी को पता नहीं है क्या? गांजा, चरस, हेरोइन, so many things are there. राइट, सब आ जाएंगे। जो देखिए सिगरेट्स, कुछ लोग स्मोक करते हैं, करेक्ट क्या क्या करते हैं। हाँ, दे स्मोक, दे च्यू मतलब दे च्यू टोबैको। एक प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ, जो पान मसाला खाते हैं ना लोग, वो भी किसी प्रकार से वो थोड़ी सा मादकता उत्पन्न करता है। और कभी भी पान मसाला खाने वाले के बस गंध भी अगर हमारे मुंह पे, हमारे नाक पे पड़ जाए, हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत तेज दिक्कत होती है, हमारा शरीर ठनकने लगता है, यार कहाँ पर थे और ऐसे कहाँ जगह पर आ गए। तो पान मसाला भी इसमें आ जाएगा। नशीली होती है ना, एक प्रकार से प्रमाद उत्पन्न करती है, नहीं चलेगा। गांजा, अफीम, चरस, भांग, होली के टाइम पे तो भांग इतनी पी जाती है, लिटरली लोग पागल होते हैं, भांग पी करके हाल बेहाल हो जाता है उनका। और होली के नाम पे चलता है, आज तो चलता है। आपको डॉक्टर हुकमचंद जी भारी लगी वो घटना पता होगी। हुआ क्या, एक बार वे अपने पिताजी की दुकान पर बैठे थे और दोस्त ऐसे ही चलते चलते आ गए उनके पास और कहा कि चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, ये चलो घूम के आते हैं। तो कहा कि दूध पी करके आते हैं। ठीक है, दूध पी करके आते हैं। दूध पी उन्होंने और ठीक है, दूध पी करके आ गए, बैठ गए। आधा दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। बाद में उनको किसी प्रकार से पता चला, अरे आज तो होली थी, आज तो होली थी, आज मैं सुबह, मतलब लोगों ने, दोस्तों ने मुझे दूध के नाम पे भांग पिलाया है। दैट वेरी मोमेंट उनको चढ़ने लग गई। उनको चढ़ने लग गई। मतलब कोई दूध के नाम पर भी ठगा देता है। दूध पीते हैं, अरे दूध के नाम पे तुमको भांग चढ़ा रहा है, वो नहीं पीना। एक और बात, अहिंसा में और मद्य त्याग में एक और मुख्य बिंदु, जरूरी नहीं है जितने भी वस्तुएं होती है, नशीली वस्तुएं होती है, वे हिंसा के माध्यम से उत्पन्न हो। जैसे धतूरा है, अब ये अफीम वगैरह है, या क्या कहते हैं, खसखस आप कह सकते हैं। और क्या होता है वो टोबैको लीव्स जो होते हैं, इसमें हिंसा क्या है, इसमें ऐसा क्या हिंसा देखने को मिलती है, कुछ हिंसा देखने को नहीं मिलती है, परंतु उनके सेवन से प्रमाद उत्पन्न होता है। इसके लिए अहिंसा
और मद्य त्याग, इनको अलग बाइफरकेट करना ज़रूरी समझा। तो नशीली वस्तु है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में सब लेना, हाँ, सिर्फ प्योर अल्कोहल नहीं लेना, जितने भी स्पिरिट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, और क्या कहना चाहिए, ड्रिंक्स जो लगाते हैं लोग, अब मैं ब्रांड के नाम नहीं लेना चाहता, वैसे आप सभी को पता ही होंगे, जो छोड़िए अब इस गद्दी से मैं यहाँ से बताना नहीं चाहूँगा। जितने भी ड्रिंक्स के नाम पे बताए जाते हैं, हार्ड ड्रिंक्स, लिटरली मैं कहता हूँ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शराब के खाते में ले जाइएगा। आपका कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कोका कोला है, थम्स अप है, पेप्सिको है, माजा है, स्लाइस है, और एपी फिज में तो मैंने कहीं, किसी ने तो मुझे पता, मुझे पढ़ाया है, कुछ तो है, कहते हैं इट में कंटेन 5 to 15% अल्कोहल, लिखते हैं। एक क्या था, और एक बार क्रिसमस शरबत, तो अगर शुद्ध सात्विक घर पे बनाए तो उसकी तो कोई बात नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, शरबत वगैरह के ऊपर मैं थोड़ा 1-2-5 मिनट बाद आऊँगा, ओके। हाँ, मैं तो एक और कह रहा था, एक बार एक दिसंबर का टाइम था, हुआ क्या, एक क्लाइंट हमारे पास आया था, उसने हमारे मैनेजर को एक चॉकलेट गिफ्ट किया, चॉकलेट फज गिफ्ट किया, ठीक है। चॉकलेट फज गिफ्ट किया, तो मैनेजर ने कहा मुझे तो कुछ खाना है नहीं, तो एक काम कर लो, किसी एक हमारे इंटर्न को दे दिया और कहा ये तुम खा लो, दोस्तों में बांट के खा लो। तो ठीक है, बच्चों ने खोला, खाने को चालू किया, खाते वक्त किसी को एकदम थोड़ा सा अजीब लगा, यार इसमें क्या है, तो एक दोस्त को थोड़ी सी आहट लगी, यार इसमें कुछ तो गलत होगा इसमें। इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चालू किए, वहाँ पर लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ वेजिटेरियन सिंबल लिखा था, ग्रीन सिंबल था, और इंग्रेडिएंट्स में लिखा था इट डज कंटेन एग, ग्रीन सिंबल है और लिखा है इट कंटेन्स एग। पॉइंट नंबर 1, इट कंटेन्स 10 to 15% ब्रांडी। ब्रांडी क्या है जी, व्हाट इज ब्रांडी? बियर ही है, एक प्रकार से शराब ही है, तो उसमें भी डालते हैं। अरे मतलब कहाँ, इसलिए बाजार की वस्तु है, वो इंग्रेडिएंट्स, हम क्या रहा है, वी हैव बिकम ब्लाइंड टुवर्ड्स द फैक्ट। लिखा है लिटरली, और हम भी उसको इग्नोर करके खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होता है, क्रिसमस न्यू ईयर के जो केक्स होते हैं उसमें भी वाइन डालते हैं, बहुत कुछ चलता है। अब ज़्यादा उलझना नहीं चाहेंगे उन बातें, अपन तो अतिचारों के ऊपर चर्चा करें। 5-10 मिनट है ना सबके पास, आज थोड़ा सा कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, चलेगा ना? हाँ जी। ओके गुड। जी भैया। नशीले पदार्थ, तीसरा, शराब, तंबाकू, ये सब हो गया अपना। अमर्यादित आचार मुरब्बा, अब ये थोड़ी इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है हमें। क्या कहा? अमर्यादित आचार मुरब्बा। ध्यान रखना, आचार मुरब्बे को इन्होंने मांस में नहीं लिया, इन्होंने मद्य में लिया। एक प्रश्न है मेरा, आचार और मुरब्बे वैसे भक्ष्य होते हैं पर्टिकुलर मर्यादा तक, उनकी मर्यादा कितनी होती है? 24 आवर्स। करेक्ट, परफेक्ट। अगर एक विशिष्ट प्रक्रिया से बनाया जाए तो कभी कभी 12 घंटे भी रह जाती है, परंतु यूजुअली 24 आवर्स अपन मान के चल रहे हैं नॉर्मल, ओके। तो 24 आवर्स, 24 घंटे उसकी मर्यादा होती। 24 घंटा 1 सेकंड हो गया, वो अमर्यादित हो गया, बराबर। प्रश्न है मेरा, इसको मद्य त्याग के अतिचार में क्यों लिया है? और ये मैं जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ ना, ये सब आपको तत्वार सूत्र, सामान्य श्रावकाचार आदि की टीकाओं में मिल जाएंगी, ओके। बताइए। मद्य में क्यों लिया? मांस में भी तो ले सकते थे।
देखिए शराब बनती कैसे बनती कैसे है? सब सड़ा करके बनती, बराबर। बस यहाँ पर वही तर्क लगाना। 24 घंटे के उपरांत, मर्यादा पूरी होने के उपरांत आचार मुरब्बे में भी जो प्रक्रिया मध्य में शराब में होती है सड़ने की, सेम प्रक्रिया आचार मुरब्बे में भी चालू हो जाती है। ओके, बस इसी के लिए उसे मद्य त्याग के अतिचार मिले। मतलब जो आज बाजार में पिकल के नाम पे मिलता है वो तो छोड़ ही दीजिए, प्लस घर पे जो भी माताएं बहनें पूरे 1 साल के लिए आचार, क्या कहते हैं, मिर्च का ठेसा, इमली की चटनी और क्या क्या होता है, मुरब्बा, ये सब बना करके रखते हैं ना। अब आचार मुरब्बे भी बहुत प्रकार के बनाते हैं। कोई आंवले का बनाता है, कोई कच्चा नींबू इन सेंस नींबू का बनाता है, कोई कैरी का बनाता है, तरह तरह के बनाते हैं लोग, कोई हल्दी का बनाता है। तो ये जितने भी आचार मुरब्बे हैं जो साल भर के लिए बना करके स्टोर किए जाते हैं, ये पूरे के पूरे शराब में जाएंगे। ओके, विचार करना है इसके ऊपर। इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बना करके खाना। जिनागम हमें स्ट्रिक्टली यही बताता है, मर्यादा के ऊपर की बात नहीं खाना, ये हमें कहता है चरणान योग। तो करना क्या साहब, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बना करके खाओ। ओके, अच्छा, चरणान योग एक और बात कहता है, कोई कहेगा बार बार कौन बनाएगा यार, एक बार बना करके छोड़ दो। तो अगर तुम कहते हो कि बार बार बनाना पड़ता है, एक बार बनाया तो बस, अच्छा कोई कहते हैं हमें मर्यादा में खाना है परंतु बार बार नहीं बनाएंगे, तब तो फिर तुम्हें बहुत बार खाने को नहीं मिलेगा। और अगर बहुत बार खाना है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा और बार बार बनाना पड़ेगा। जैसे आचार हमें खाना है, रोज का रोज नया का नया आचार बना दिया, उसको डिफर नहीं किया, अब 4 दिन चलाया, 20 दिन चलाया, नहीं, ऐसा नहीं। और कुछ लोग तो होते हैं आचार मुरब्बे को प्रयोग में तभी लाते हैं 15-20 दिन अच्छे से, क्या कहना चाहिए, मुर्गा, हमारी दादी जी तो कहते हैं आचार अच्छे से मुरा हुआ हो, एक प्रकार से हिंदी में कहना जो सड़ गया हो, तभी उसको प्रयोग में लाते हैं। मतलब ये विचित्रता है, ये नहीं होना चाहिए। बनाया 24 घंटे के अंदर खत्म, नहीं खत्म हो पाया आउट, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें हाँ, ये जितने भी, एक और बात है, नशीले पदार्थ में जो कह रहा था, ड्रिंक्स जो तो आते हैं, एप्पल साइडर, ये एपी फिज, जो कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं वो सब मद्य त्याग में आएंगे। आप जो अभी आपने जो प्रश्न उठाया था शरबत का, अब शरबत का, शिकंजी का, वो समझ करके लेना। बाजार में आजकल होता क्या है, रेडीमेड पैक्स मिलते हैं कि भाई ये ले लो। जैसे आजकल तो लोग कोकोनट वाटर भी बेचने लग गए, पैक कोकोनट वाटर शराब में जाएगा। कोकम शरबत कितने जनों ने सुना है? आपके यहाँ क्या कहते हैं, मैं जानता नहीं, कोकम ही कहते हैं, वो थोड़ा रेड कलर का होता है। गुलाब का बनाते हैं तो बोलते हैं। नहीं, वो रूहाफजा नहीं, वो तो टोटली अभक्ष है। गोवा महाराष्ट्र में मिलता है। हाँ, यहाँ पे मिलता है ये कोकम, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो भी गुलाब का ही बनता है क्या? कुछ एक फूल होता है कोकम का, तो उससे, और रेड कलर, आप सर्च करेंगे तो, अब मुझे वो हिंदी शब्द नहीं याद आ रहा है, तो उसके पैक्स मिलते हैं, उसको लाया जाता है, उसको प्रॉपर पानी शक्कर वगैरह डाल करके मिक्स किया जाता है और फिर से सर्व किया जाता है। ये नहीं चलेगा। नींबू शरबत में भी वैसे ही करते हैं, एक बेस मटेरियल होता है, उसको पानी शक्कर जो कुछ भी डालना है मिक्स करके सर्व किया जाता है, ये नहीं चलेगा। और बाकी जो ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स मतलब ट्रॉपिकाना, ये जो कुछ भी फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं, पाउडर वगैरह में भी जो मिलते हैं, ये भी नहीं चलेंगे। पाउडर वगैरह में आता, हालांकि तो वो मांस में चला जाएगा। लिक्विड फॉर्म, देखिए लिक्विड फॉर्म में आपको मिला, वो मद्य त्याग के अतिचार में आ जाएगा, सिंपल। ओके, गुड टू गो।
कोई प्रश्न किसी को इसमें? प्रश्न तो कुछ होंगे नहीं, आज आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, गुड। ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिए और आनंद आता जाएगा। ठीक है, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।